तो आज पहले हमने जो है राइट्स चैप्टर के अंदर करा था व्हाट आर राइट्स, वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम, वेयर डू राइट कम फ्रॉम में हमने नेचुरल राइट और ह्यूमन राइट के बारे में पढ़ा था। फिर हमने एक बॉक्स पढ़ा था इमानुअल कांट ऑन ह्यूमन डिग्निटी। आज हम उसके आगे का टॉपिक करेंगे लीगल राइट एंड द स्टेट। ठीक है, तो हम ये 2-3 टॉपिक्स करेंगे, काइंड्स ऑफ राइट, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो विल ट्राई कि आज की क्लास में ही हम ये सारा खत्म कर दें। तो लीगल राइट एंड द स्टेट का मतलब क्या होता है कि हमें ये जो कानूनी हक मिले हैं, लीगल हक मिले हैं, उसमें सरकार का क्या रोल रहेगा, आपके देश की गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा। तो वाइल क्लेम्स और ह्यूमन राइट्स अपील टू आवर मॉरल सेल्फ, अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो ये शब्द हमें बड़े अच्छे लगते हैं, पर किसी देश के अंदर ये हमें कितने हक मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं। हक हक बोलता तो हर कोई है कि राइट्स मिलने चाहिए, राइट्स मिलने चाहिए, पर एक कंट्री में एक्चुअली में कितने राइट्स मिल रहे हैं ये बहुत फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है वहां की सरकार, वहां का कानून। ठीक है, दिस इज वाई सो इम्पोर्टेंट, दिस इज वाई सो मच इम्पोर्टेंस इज प्लेस्ड ऑन लीगल रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स, कि एक देश की सरकार इंसानों के, अपने सिटीजन्स के हक के बारे में कितना सोचती है, कितना एक्सेप्ट करती है, वो मैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। A Bill of Rights is enshrined in the Constitution of many countries. So बहुत सारे देशों के ऐसे संविधान है जिसमें राइट्स का एक कॉलम बनाया गया है जिसको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली होता क्या है, हर देश का सबसे बड़ा कानून संविधान होता है। वो देश उसी संविधान के बराबर पे या फिर उसके बेसिस पे चलता है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, जब संविधान लोगों को हक देता है या संविधान अपने पास ही लिखवाता है कि लोगों के हम ये हक प्रोवाइड करेंगे अपने देश में, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमारे देश में इन बिल ऑफ राइट्स को नाम दिया गया है फंडामेंटल राइट्स। अदर लॉ एंड पॉलिसीज आर सपोज टू रिस्पेक्ट द राइट्स। तो आपके देश में जितने भी कानून बनेंगे वो इन राइट्स को ध्यान में रखते हुए, फंडामेंटल राइट्स को, कानून को ध्यान में रखते हुए बनेंगे। द राइट्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी दोज विच आर कंसिडर ऑफ बेसिक इंपॉर्टेंस। तो हर देश जो है अपनी इंपॉर्टेंस के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से लोगों को हक देता है, जो उनको लगता है कि हमारे देश में ये वाले हक तो हर किसी को मिलने ही चाहिए। इन सम केसेस ये जो है एक देश की हिस्ट्री पर डिपेंड करता है कि उस देश में किस तरीके की प्रॉब्लम रही होंगी, उस तरीके के हक दिए जाते हैं। जैसे हिंदुस्तान के अंदर छूत अछूत, ऊंची जात नीची जात, ऐसी चीजों के बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशंस रहे हैं। तो हमारे देश में सबसे पहला जो राइट दिया गया था वो था इक्वालिटी का, नॉन डिस्क्रिमिनेशन का, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का, जिसके अंदर छूत अछूत का भेदभाव नहीं करोगे, जात ऊंची जात नीची जात का भेदभाव नहीं करोगे, आप सबको इक्वल रखोगे। तो एक देश का क्या हिस्ट्री रहा है, क्या कस्टम रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि वहां पे देश में कैसे राइट्स दिए जाएंगे। हिंदुस्तान के अंदर जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी कोट किया, अनटचेबिलिटी को सबसे पहले बैन किया गया क्योंकि ये हमारे देश का सबसे बड़ा सोशल इविल था जो बहुत सालों से चलता आ रहा था। यहाँ तक क्लियर है? सो इम्पॉर्टेंट इज द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन ऑफ आवर राइट्स एंड क्लेम्स। तो हमारा संवैधानिक तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे हमारे राइट्स को एक्सेप्ट करना, राइट्स को प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राइट्स क्या होते हैं, बहुत सारे थियोरिस्ट ने राइट्स की क्या डेफिनेशन दी कि राइट्स आर द क्लेम दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। तो राइट्स आपके वो क्लेम होते हैं, वो सारे हक होते हैं जिनको सरकार, आपके देश की सरकार जिन हकों को मानेगी कि हाँ हमारे देश के नागरिकों को ये हक मिलने चाहिए, वही आपके राइट्स बनेंगे। The legal endorsement certainly gives our rights a special status in society। इसका मतलब है कि अगर आप किसी चीज को संविधान के अंदर लिख देते हो, उसे लीगली अप्रूव कर देते हो कि हाँ देश के नागरिकों को ये राइट मिलेंगे, तो उन राइट्स की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। फिर तो सरकार, हर किसी को वो राइट्स मानने ही पड़ेंगे। राइट्स हैव स्टेडली बीन एक्सपैंडेड ओवर द टाइम। हकों को बढ़ाया जा रहा है, हम इंसानों के राइट्स को बढ़ाया ही गया है, काटा नहीं गया। ठीक है, तो ओवर द टाइम इंसान के, हमारे देश के नागरिकों के राइट्स बढ़े ही हैं अलग अलग देशों में। एंड पुरानी जो चीजें थी उनको हटाया गया है, नई चीजों को लाया गया है। प्लस पहले कुछ लोगों को हक नहीं मिलते थे, उन लोगों को भी हक प्रोवाइड किया गया है। प्लस राइट्स के अंदर भी मॉडिफिकेशन करी गई है विद द कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग। कंटेम्प्रेरी का मतलब है आज के हिसाब से, करंटली लोग कैसा सोचते हैं, कैसा समझते हैं, उसके हिसाब से भी उसके अंदर एक्सपेंशन हुई है, राइट्स को बढ़ाया गया है। और नई मॉडर्न डेफिनेशन की, एक इंसान को अपनी लाइफ डिग्निटी और रिस्पेक्ट से जीने के लिए और क्या क्या चीजें चाहिए, हर वो चीज को ऐड किया गया है। जैसे राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया कि एक इंसान पढ़ेगा नहीं तो कमाएगा कैसे, मतलब उसके स्किल्स कैसे बढ़ेंगे। एंड अगर उसकी लाइफ को और रिस्पेक्टफुल बनाना है और डिग्निफाइड बनाना है तो उसको राइट टू एजुकेशन मिलना चाहिए, राइट टू वर्क मिलना चाहिए, और भी बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं।
यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? So, however, in most the cases, the claim rights are directed towards the state. तो ये जो हक होते हैं ये किसकी ड्यूटी बन जाते हैं? ये सरकार की ड्यूटी बन जाते हैं कि it is the duty of सरकार to provide these rights to the आम जनता. That is, through these rights, people make demands upon the state. ये हकों की डिमांड, ये जो हक लिखे हुए हैं संविधान में, लोग सरकार के पास जाते हैं कि हमारा हक पूरा करो, साडा हक एथे रख. When I assert my right to education, I call upon the state to make provision for my basic education. मतलब कि जब मैं सरकार के पास जाती हूँ कि संविधान में लिखा है कि मुझे पढ़ने का हक मिलना चाहिए, तो ये सरकार की ड्यूटी है, मैं सरकार को बोलती हूँ कि मेरे लिए स्कूल बनवाओ, मेरे लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करो जहाँ मैं जाके पढ़ सकूँ. सोसाइटी में ऑल्सो एक्सेप्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, कॉन्ट्रीब्यूट ऑन इट्स ओन. तो हो सकता है कि सरकारी स्कूल भी खुले, हो सकता है प्राइवेट स्कूल भी खुले, हो सकता है कि अलग से एनजीओ भी स्कूल खोले. तो आपका जो है हर कोई हक को मान्यता देता है, पर सबसे बड़ा भार जो होता है वो सरकार के ऊपर ही आता है सारे हकों को प्रूव करने का, प्रोवाइड करने का. डिफरेंट ग्रुप में ओपन स्कूल एंड फंड स्कॉलरशिप टू द चिल्ड्रन सो दैट ऑल क्लासेस कैन गेट बेनिफिट ऑफ द एजुकेशन. तो काफी सारी एनजीओज होती हैं, काफी सारे जो है आपके सरकारी स्कूल होते हैं जो हर क्लास के, हर वर्ग के, हर फाइनेंशियल स्टेटस वाले इंसान के लिए स्कूल खोलते हैं ताकि हर किसी को जो है पढ़ाई का फायदा मिल सके. बट द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अपॉन द सरकार. Though it is not the only responsibility of Aam Janta, it is not the responsibility of private people. It is the responsibility, main responsibility is of the Sarkar, is of the state. State का मतलब यहाँ पे सरकार है, देश की सरकार. It is the state that must initiate necessary steps to ensure कि हर किसी को, सरकार की ड्यूटी है, देश की जनता, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हर किसी को एजुकेशन मिले, ऐसे इंस्टीट्यूट तैयार हो. कोई डाउट यहाँ तक? तो मेरे जो हक हैं वो सरकार की ड्यूटी हैं. ठीक है, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी. तो हर चीज इसको मैं अपना हक मान रही हूँ और सरकार से अपने हक मांग रही हूँ, वो सरकार की अब ड्यूटी बन जाती है मुझे प्रोवाइड करने की. तो मेरे राइट सरकार की ड्यूटी हैं. तो हर हक जो है, मेरा हर राइट जो है वो स्टेट को एक तरह से डायरेक्ट करता है कि आपको मेरे लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. फॉर इंस्टेंस, माई राइट टू लाइफ ऑब्लाइज दैट स्टेट मस्ट मेक लॉज. तो अगर आपका जो है, सरकार ने आपको एक हक दे रखा है राइट टू लाइफ, तो ये सरकार की अब ड्यूटी बन जाती है कि वो ऐसे स्टेप्स ले जिससे मेरी जान पे कोई खतरा ना आए. अगर मेरे पे कोई जान पे खतरा भी बन रहा है तो सरकार की ड्यूटी है कि वो उसको कैंसल आउट करे, मेरी जान बचनी चाहिए, बिकॉज आई हैव द राइट टू लाइफ. इट इज कॉल्ड अपॉन द स्टेट टू पनिश दोज हु हर्ट और हार्म मी. अगर मुझ पे कोई हाथ उठाता है, मुझे कोई हर्ट करता है, कोई हार्म करता है, तो सरकार की ड्यूटी है ये उसको पनिश करे. If a society feels expect the state to pursue policy in a feels the right to life means right of good quality life. हाँ, अगर सरकार को ऐसा, अगर समाज कहता है कि सरकार को ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी बनती है या मेरा हक है कि मुझे अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले. अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्या मतलब होता है? अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्या मतलब होता है कि मुझे प्रदूषण से रहित एक समाज मिले, जहाँ पे जो है पोल्यूशन ना हो, जहाँ पे किसी तरीके का डर ना हो, जहाँ पे कोरोना वायरस ना हो. तो ये सरकार की ड्यूटी बनती है कि इन चीज़ों से फाइट करे और मेरी लाइफ को बेटर क्वालिटी का बना के दे. तो अगर मेरे को ये संविधान में लिखा है कि मेरे को बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ का हक है, तो नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ सरकार टू मेक माई लाइफ ऑफ अ बेटर क्वालिटी, रिमूव ऑल द पोल्यूशन, रिमूव ऑल द वायरसेस एंड एवरीथिंग. ठीक है. इन अदर वर्ड्स, माई राइट प्लेस एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट. ये क्वेश्चन जो है आपको लीगल राइट एंड द स्टेट 4 मार्कर का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये सारे पॉइंटर्स की फॉर्म में लिखने होंगे. नेक्स्ट 2 पैराग्राफ जो है, तो मेरे हक यही नहीं बताते हैं कि सरकार को मेरे लिए क्या करना चाहिए, साथ के साथ मेरे हक ये भी बताते हैं कि सरकार की क्या बस की नहीं है, सरकार क्या नहीं कर सकती. ठीक है. तो जैसे कि मेरे को आज़ादी का हक है, मेरे को आज़ादी का हक है, इसका मतलब ये है कि सरकार मुंह उठा के मुझे ऐसी जेल में नहीं डाल सकती. ठीक है. सरकार के पास कोई कारण, सरकार का मतलब हो गया पुलिस. यहाँ पे पुलिस का मन आया और मुझे उठा के जेल में डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते. उनके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए, उनके पास ये प्रूफ करने के लिए एविडेंसेस होने चाहिए कि इसने कोई क्राइम किया है, वो कोर्ट में प्रूव कर सके, उसके बाद ही मैं जेल में डाल सकते हैं, मुझे ऐसे जेल में नहीं डाल सकते. इसीलिए आपने मूवीज में भी देखा होगा, अगर पुलिस किसी को पकड़ने जाती है तो सामने से बंदा पूछता है वारंट लाए हैं आप,
सुना है मूवी में, ठीक है ना। तो वारंट मांगते हैं, तो लोगों को अपने हक पता है कि पुलिस के पास ये राइट नहीं है कि ऐसी मुंह उठाया और चल दिए जी थाने में ले गए। नहीं, वारंट चाहिए होता है, पूरा का पूरा आपको नोटिस दिखाना होता है, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। तो टू पुट इट अनदर वे, हमारे राइट्स ये इंश्योर करते हैं कि हमारे हकों में कोई और टांग नहीं अड़ा सकता, हमारी इंडिविजुअल लाइफ, हमारी इंडिविजुअल लिबर्टी, आजादी के अंदर कोई टांग नहीं अड़ा सकता। द स्टेट में भी सोवरन अथॉरिटी, हो सकता है हमारे देश की सरकार के पास बहुत सारे हक हों, वो बहुत तरीके के कानून भी बनाते हों, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो अपनी मनमर्जी आए वो करता चले और आम जनता के साथ कुछ भी करें। ठीक है, आम जनता ही, देश के नागरिक ही देश को बनाते हैं, तो आप उनसे पंगे नहीं ले सकते। एंड इट इज देयर वेल बीइंग दैट मस्ट बी परसुडेड बाय द गवर्नमेंट इन पावर। तो आपने जनता का ध्यान रखना, उनके अच्छे भले का सोचना ही सरकार की सबसे बड़ी ड्यूटी है। सरकार आर अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन, सरकार को जवाब देना होगा रूलर्स को, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो कोई भी स्टेप लेते हैं तो उसके पीछे उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि मैंने ये स्टेप लिया तो क्यों लिया, और लोगों की भलाई करने के चक्कर में कानून वो नहीं तोड़ सकते। इतना समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ राइट। इट्स अ 3 मार्कर क्वेश्चन। किस किस तरीके के आपके हक होते हैं, ये मैं पढ़ रही हूँ, थोड़ा सा फास्ट होगा। मोस्ट डेमोक्रेसी टुडे बिगिन बाय ड्राइंग अप कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल राइट्स। अंडरलाइन कर लेना, सबसे पहला पैराग्राफ है पॉलिटिकल राइट्स के बारे में। मैंने आपको फोटोग्राफ भेजी हुई है, उसमें मैंने मार्क करा हुआ है, फिर भी आप लिख लो इसके आगे, इस पैराग्राफ के आगे बड़ा बड़ा पॉलिटिकल राइट्स। तो सबसे पहले हमारे राजनीतिक हक होते हैं, हमारे पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। पॉलिटिकल राइट्स गिव टू द सिटीजन द राइट्स ऑफ इक्वालिटी। तो पॉलिटिकल राइट में सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी, बराबरी का हक। ठीक है, उसके बाद आता है द राइट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, कि आप लोग, हर कोई जो है देश का नागरिक जो 18 साल से ऊपर है वो वोट डालने जा सकता है, इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है। इसके अंदर राइट टू वोट, इलेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव आता है, मतलब कि आप वोट डाल के अपने नेता को चुन सकते हो। तो राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, आप खुद भी इलेक्शंस में खड़े हो सकते हो। द राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, आप अपनी खुद की भी एक पार्टी बना सकते हो और ज्वाइन देम, और किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप ज्वाइन कर भी सकते हो। पॉलिटिकल राइट्स आर सप्लीमेंटेड बाय सिविल लिबर्टीज। इसके अलावा आपको सामाजिक तौर पे, या फिर सिविल होता है कि एक नागरिक होने के तौर पे और भी आपको काफी सारी आजादियां मिलती हैं। द लैटर, लैटर का मतलब होता है जिसका नाम बाद में लिया है, बाद में नाम लिया है हमने सिविल लिबर्टीज का। रेफर्स टू द राइट टू अ फ्री एंड फेयर ट्रायल। सबसे पहले फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए, मतलब अगर आपके ऊपर केस भी बन रहा है कोई, अगर लगता है कि आपने कोई क्राइम किया तो पूरी पूरी सुनवाई होनी चाहिए, पूरा केस चलना चाहिए, उसके बाद ही आपको सजा मिलनी चाहिए। द राइट टू एक्सप्रेस वन व्यूज फ्रीली, आप अपने मन की बात बहुत क्लियरली बोल सकते हैं, उसके ऊपर कोई रोक टोक ना हो। द राइट टू प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस डाइसेंट, अगर आपको सरकार की करी हुई कोई बात सही नहीं लग रही है, जैसे बॉर्डर पे हो रहा है, सारे किसान पहुंचे हुए हैं, तो दे हैव द राइट टू शो देयर डाइसेंट, राइट टू प्रोटेस्ट। डाइसेंट होता है कि जब आप सरकार के साथ, सरकार की बनाई हुई नीतियों में उनके साथ नहीं हो, आपको उनकी बनाई हुई चीजें ठीक नहीं लगती है, तो आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो ये भी हमारे देश में नागरिकों को हक मिला हुआ है, इसलिए पंजाब हरियाणा के फार्मर्स अभी बॉर्डर पे आके बैठे हुए हैं, बिकॉज इट इज देयर राइट, दे कैन शो देयर प्रोटेस्ट। Collectively civil liberties and political rights form the basis of democratic system of government। जहाँ पे इंसान को राजनीतिक हक और सिविल हक मिल जाते हैं, वही हमारे देश की डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करता है। बट एज वॉज मैंशन बिफोर, राइट्स एम टू प्रोटेक्ट द वेल बींग ऑफ इंडिविजुअल। ये जो राइट्स होते हैं ये आम जनता के जीवन को बेटर बनाने के लिए होते हैं। पॉलिटिकल राइट्स जो है इनको बढ़ावा देते हैं, इनको बेटर करते हैं, जिसमें ये सरकार को आंसरेबल बना देते हैं कि सरकार अगर कुछ गलत कर रही है तो आम जनता उनसे सवाल कर सकती है। इसमें नागरिकों को ज्यादा वैल्यू मिलती है एज कम्पेयर टू सरकार। ठीक है, और नागरिकों के पास इतनी पावर है कि थ्रू प्रोटेस्ट और थ्रू प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट वो सरकार के डिसीजंस में भी चेंजेस, बदलाव ला सकती हैं। यहाँ तक क्लियर है? ऑल गुड? सो हाँ, सब्सिडीज हटा रहे हैं। सब्सिडीज क्या होता है कि सरकार जो है थोड़ा सा बेनिफिट देती थी। ठीक है, अगर जैसे कि फर्टिलाइजर्स वगैरह, सरकार उनको, किसानों को जो है क्रॉप उगाने के लिए, ठीक है, सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, मेन्योर चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, राइट। सरकार पहले ये सस्ते दामों पे दे देती थी,
ठीक है। सरकार जो है पहले अगर 100 रुपए की चीज आ रही है, अगर इनको फर्टिलाइजर 100 रुपए का पड़ रहा है किसानों को, तो सरकार उनको 25 रुपए का, 30 रुपए का, 40 रुपए का दे देती थी। इतना समझ में आया? एक तो वो हटाना है, उसको महंगा कर रहे हैं। उसके ऊपर से एमएसपी हटाने की बात हो रही है। एमएसपी हटाना क्या होता है कि सरकार जो है वो इन लोगों को बोलती थी, किसानों को, कि आप जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो इतने रेट पे मैं खरीद लूंगा। ठीक है। तो अगर आपका गेहूं उगा रहे हो तो 20 रुपए किलो गेहूं मैं ले लूंगा आपसे। आपको इससे ज्यादा कोई देता है तो दे, उसको बेच देना, नहीं तो 20 रुपए में लेने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। ठीक है। तो अगर एक किसान को ये पता है कि 20 रुपए में मेरा ये वाला बंदा तो गेहूं खरीद ही लेगा, तो उस किसान जो है वो टेंशन फ्री होगा कि नहीं होगा? टेंशन फ्री होगा। अब क्या है, सरकार कह रहा है कि मैं कोई एमएसपी नहीं दे रहा, जिसको बेचना है बेचो। तो किसान इनसिक्योर हो गया है। ठीक है। एक तो जो चीज सस्ती मिल रही थी, जो इनको फर्टिलाइजर वगैरह जो अपने खेतों में पैसा चाहिए था लगाने के लिए, वो चीजें इनको सस्ती मिल रही थी, अब वो महंगी हो गई। ऊपर से पहले सरकार इनको श्योरिटी देती थी कि आपका सामान हम खरीद लेंगे, सरकार ने वो श्योरिटी देना बंद कर दी। समझ आया? मैं दोबारा बोल देती हूँ। तो इकोनॉमिक राइट्स यही कहते हैं कि आप पॉलिटिकल राइट्स का तब तक फायदा नहीं उठा सकते जब तक आपका पेट नहीं भरा हो। तो जो बंदा सड़क पे सो रहा है, जिसको रोटी पानी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा है, वो क्या करेगा पॉलिटिकल राइट्स का? उसको कम से कम कुछ पैसा मिलना चाहिए, या कुछ उसको ऐसे राइट्स मिलने चाहिए, जैसे कि फ्री हॉस्पिटल, फ्री स्कूल, फ्री रहने का घर वगैरह, कुछ इस तरह से, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। तो काफी सारी कंट्रीज ये सब प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा काफी सारी ऐसी कंट्री हैं जो मिनिमम वेज देती हैं बेरोजगार लोगों को। हिंदुस्तान के अंदर गवर्नमेंट ने रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट खोला हुआ है, मनरेगा, आपने सुना होगा, जिसके अंदर हर गांव के व्यक्ति को जो है 100 दिन के लिए काम दिया जाएगा, ताकि वो कमा सके, ताकि उसे राइट टू वर्क मिल सके। तीसरा पैराग्राफ का नाम है कल्चरल राइट्स। ठीक है। Today, in addition to the political and economic rights, more and more democracy are recognizing the cultural claims of the country. अलग अलग कंट्रीज जो है अपने देश का कल्चर मेंटेन करने की बात करती है। जैसे हम हिंदू हैं, हमारे हिंदुओं का तो ये कल्चर होता है, ये प्रिजर्व होना चाहिए। ठीक है। हमारे फेस्टिवल्स हो गए, हमारे कल्चर हो गए, उसको प्रिजर्व करने की बात आती है। तो राइट टू प्राइमरी एजुकेशन इन मदर टंग, तो अलग अलग स्टेट में ये बोला जा रहा है कि 5वीं 6ठी तक हर बच्चे को अपनी मातृभाषा में पढ़ने का हक मिलना चाहिए। ठीक है। बंगाल के बच्चे को 5वीं तक बंगाली पढ़ने का हक मिलना चाहिए, गुजरात के बच्चे को गुजराती पढ़ने का हक मिलना चाहिए। एंड द राइट टू इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन फॉर टीचिंग वंस लैंग्वेज एंड कल्चर, और अलग अलग लोगों को, अलग अलग धर्म के लोगों को, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को अपने स्कूल्स खोलने का हक होना चाहिए। तो इसी तरह आपके देश में क्रिश्चियन स्कूल भी होता है, जैनी स्कूल भी होता है, सिंधी स्कूल भी होता है, और आपका पंजाबी स्कूल भी होता है। देखा होगा आपने, है ना? दिक्कत तो नहीं आई कुछ समझने में? तो आप अपने धर्म, अपने कल्चर के अनुसार अपने स्कूल खोल सकते हैं, जहाँ पे आप अपने स्टूडेंट्स को अपने कल्चर की नॉलेज दे सकते हो। द लिस्ट ऑफ राइट्स हैज thus steadily इंक्रीज इन डेमोक्रेसी, तो इसी तरह से आपके पॉलिटिकल, सिविल, कल्चरल, पता नहीं कितने कितने राइट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, जिसमें आपके जो है राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वल ट्रीटमेंट, इन सब का जो है सिनेरियो बढ़ाया गया है। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट टॉपिक है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे हक और हमारी ड्यूटी। Rights not only place obligation upon the state to act in a certain way, for instance, to ensure sustainable development, but they also place obligation upon each of us. तो मेरा हक सिर्फ सरकार की ड्यूटी नहीं बनता, मेरा हक आपकी भी ड्यूटी बनता है, और आपका हक मेरी ड्यूटी भी बनता है। तो हम जो है अपने राइट्स के द्वारा सिर्फ सरकार को ऑब्लिगेशन नहीं डालते, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनाते, हम एक दूसरे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर देते हैं, कि मेरे हक के दायरे में आप नहीं घुसोगे, और आपके हक के दायरे में मैं नहीं घुसूंगी। बोलो। पेज 75। Okay. Firstly, they compel us to think not just for our own personal need and interest, but to defend some things that are good for all of us. तो सबसे पहले मैं जो हूँ हक का सोचते हुए, जो मुझे पता है कि मुझे आपके राइट्स के बारे में भी सोचना है और अपने राइट्स के बारे में भी सोचना है, तो मैं गाड़ी ऐसे लगाऊंगी कि आधा घर तो आपका कवर कर लूँ और आधा घर अपना कवर कर लूँ। रेडी हो जाओगे? नहीं होगे ना? लड़ाई मचा दोगे ना?
अब मैं अपने सेंटर के आगे किसी को गाड़ी नहीं लगाने देती, चुन ले, नहीं लगाने देती। ठीक है। तो आपको ये सोचना होगा, जब आप अपने राइट सोच रहे हो कि मैंने गाड़ी खरीदी और मेरी गाड़ी खड़ी होने की जगह मुझे मिलनी चाहिए, इसमें आपको ये भी सोचना होगा कि आपको अपनी गाड़ी खड़ी करते वक्त दूसरे को परेशानी नहीं देनी है। समझ आया? तो उसी तरह से जब भी आप राइट्स के बारे में सोचोगे तो आपको अपने राइट्स तो सोचोगे सोचोगे, साथ में दूसरे के राइट के बारे में भी सोचना है कि मैं अगर अंशिका के घर के आगे गाड़ी लगाऊंगा तो अंशिका हम गाड़ी कहाँ लगाएंगे, है ना? एक जोक था ना, रूपा की बनियान पहनोगे तो रूपा क्या पहनेगी। तो उसी तरह से आपको जो है अपने हकों का सोचते हुए दूसरों के हकों का भी सोचना है। तो जिसमें आप ये कह सकते हो कि हाँ जी अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, तो उसके अंदर ओजोन लेयर को आप प्रोटेक्ट करके चलो, एयर पोल्यूशन मत करो, वाटर पोल्यूशन मत करो, स्वच्छ भारत अभियान को फॉलो करो, कोरोना वायरस मत फैलाओ। तो ये चीजें हमें अपनी और दूसरों के दोनों के बारे में, दोनों के हित में सोचनी पड़ेगी। समझ आया? ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगी समझने में? ठीक है। हमें ग्रीन कवर मेंटेन करना पड़ेगा, हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने पड़ेंगे, हमें पेड़ों को नहीं काटना होगा, हमें इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना होगा। तो ये चीज़ें कॉमन गुड कहलाती हैं। कॉमन गुड मतलब वो चीज़ें होती हैं जो आपको भी फ़ायदा देती हैं और जो मुझे भी फ़ायदा देती हैं। तो हमें जो है सिर्फ अपना अपना फ़ायदा नहीं सोचना, हमें समाज का भी फ़ायदा सोचना है और अपनी आने वाली जनरेशन का भी फ़ायदा सोचना है कि उनको भी सेफ और क्लीन वर्ल्ड मिले। ठीक है। जो कि एक आम जीवन जीने के लिए बहुत ही अनिवार्य चीज़ है। नेक्स्ट, सेकेंडली दे रिक्वायर दैट आई रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर्स। सेकेंड चीज जो इंपॉर्टेंट होती है कि मुझे जितने मेरे हक प्यारे उतने ही मुझे आपके हक की भी इज्जत करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अगर मैं ये कहती हूँ कि मुझे ये हक मिलना चाहिए कि जिसमें मैं अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस कर सकूं, तो उसमें मुझे आपको भी हक देना होगा कि आप फुल्ली एक्सप्रेस करो। ठीक है। अगर मैं मोदी भक्त हूँ, मुझे मोदी बहुत पसंद है और मैं मोदी 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 ये मोदी वो मोदी ऐसा मोदी वैसा कर रही हूँ, तो अगर तुम्हें कांग्रेस पसंद है, तुम्हें आम आदमी पसंद है, तो क्या मैं तुम्हारा मुंह बंद करा सकती हूँ या मुझे तुम्हें भी हक देना होगा बोलने का? ठीक है। तो जितना मेरा व्यू मतलब राइट टू एक्सप्रेस इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपका भी राइट टू एक्सप्रेस इंपॉर्टेंट है और मुझे आपको वो हक देना होगा। तो इफ आई डू नॉट वांट others to interfere in the choices I make, the dress I wear, the music I listen to, I must refrain from interfering in the matters of other। अगर आप नहीं चाहते कि आपके मामले में कोई टांग ना अड़ाए, आपके मामले में कोई टांग ना अड़ाए, अगर आप ये चाहते हो तो आप भी दूसरों के मामले में टांग अड़ाना बंद कर दो। आय हाय ये कैसी ड्रेस पहन रखी है, आय हाय कैसा गाना सुनता है, ये सब नहीं करना होता। समझ आया कुछ कुछ? आगे बढ़ो। आई मस्ट देम फ्री टू चूज देयर म्यूजिक। तो लोगों को अपनी चॉइस रखने का पूरा हक होता है। और पर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जस्ट बिकॉज मुझे हक मिला हुआ है कुछ भी बोलने का, अपने मन की बातें व्यक्त करने का, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जनता को भड़काने चल पड़ूं और दंगे फैला दूं। ठीक है। तो मैं अपना राइट टू फ्री स्पीच जो है जनता को भड़काने के लिए यूज नहीं कर सकती कि देखो देखो गली वालों यही है, ये वाले घर में रहने वाला व्यक्ति है जो बच्चों को परेशान करता है, बच्चों को छेड़ता है, चलिए इसको मारते हैं पीटते हैं, जबकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो क्या आप ऐसे अपने राइट टू स्पीच को यूज कर सकते हो किसी को पिटवाने के लिए, किसी को मरवाने के लिए? समझ आया? तो आप अपना राइट टू स्पीच यूज नहीं कर सकते दूसरों को पिटवाने के लिए, दूसरों को मरवाने के लिए। आजकल एक चल रहा है कॉन्सेप्ट मॉब लिंचिंग का। मॉब लिंचिंग क्या होता है, मोबाइल पे आप अपने पड़ोसी अड़ोसी को एक खबर भेजते हो कि हमारे मोहल्ले में एक ऐसा आदमी घूम रहा है ऐसे ऐसे भेस में, वो हो सकता है बच्चा चोर हो, वो हो सकता है कि किडनैपर हो, आइए उसको मिलके पीटेंगे अगर वो ऐसा दिखने वाला व्यक्ति है तो, और सारे के सारे पकड़ के उसको पीट डालते हैं, मार डालते हैं। आजकल ये मॉब लिंचिंग बहुत ज्यादा चलता है, इस चीज को मॉब लिंचिंग कहते हैं। तो जिसके अंदर आप राइट टू स्पीक को गलत तरीके से यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो माई राइट्स आर इन अदर वर्ड्स लिमिटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल एंड सेम राइट्स फॉर ऑल। तो मेरे हक दूसरे के भी बराबर के हक देते हैं, मतलब जितना मेरा हक है उतना ही सामने वाले का हक है, और मुझे अपने हक का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। क्लियर हो गया? कितना समझ में आया? तीसरा, वी मस्ट बैलेंस आवर राइट्स व्हेन दे कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट।
हमें अपने राइट्स में भी बैलेंस तालमेल बिठा के रखना चाहिए, जैसे कि माई राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अलाउ मी टू टेक पिक्चर्स। ठीक है, अब वेदिका को फोटोग्राफर बनने का बहुत शौक है, उसको फोटोज खींचने का बहुत शौक है। ठीक है, तो वेदिका जाती है जगह जगह पे फोटो खींचती है। ठीक है, वो अपने पड़ोसी के घर में घुस गई, पड़ोसी नहा रहा था, बिना उसकी परमिशन के फोटो खींचने लग गई। क्या ये सही है? और इंटरनेट पर डालने लग गई। नहीं ना, क्योंकि इसमें उसका सामने वाले का राइट टू प्रिवेसी खराब हो रहा है। तो जब आपके राइट दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो आपको जो है बैलेंस बनाना जरूरी है, आपको वहां से छुप छुपा के निकल जाना जरूरी है ना वेदिका? है ना, फोटो डालोगी? उस बच्चे की डालना जो गालियां देता है तुम्हारे पार्क के सामने। ठीक है, पेज 76। Fourthly, citizen must be vigilant about the limitation which we may be placed on their rights. चौथी चीज, लोगों को अपने ये पता होना चाहिए कि कब उनके हकों के ऊपर भी रोक टोक लगाई जा सकती है। ऐसी क्या स्थिति हो सकती है जब उनके हकों पे रोक टोक लगा दी जाए। A currently debated topic concerns the increasing restriction in which many government are imposing on civil liberties of the citizen on the ground of national security. सिक्योरिटी के नाम पे, देश की राष्ट्र को बचाने के नाम पे सरकार बहुत सारी रोक टोक आम जनता पे लगाती जा रही है। Protecting national security may be defended as a necessary for safeguarding the right as well as वेल बींग ऑफ द सिटीजन। जैसे पहले मेरा फ्री मूवमेंट का हक था, पर लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ, सरकार ने क्या ले लिया, आपका कौन सा हक? ठीक है, रात को 7 बजे के बाद नहीं निकलना, 9 बजे के बाद नहीं निकलना। अगर गाड़ी में भी जा रहे हो, लॉकडाउन लगा है तो रीजन बताओ क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, जगह जगह पुलिस वाले बिठा दिए थे। है ना? तो देश के सिक्योरिटी के नाम पे, देश की हेल्प के लिए, हेल्प के नाम पे आपके ऊपर रोक टोक लगाई जा सकती है। जैसे अब नई रोक टोक आई है, शक्ल दिखाई तो क्या कटना पड़ेगा, कितने पैसे कटेंगे दिल्ली में? 2,000 रुपए। ठीक है, तो ये भी एक नई रोक टोक है। प्रोटेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी में भी डिफेंडेड एंड नेसेसरी फॉर सेफगार्डिंग द राइट्स एंड वेलबींग ऑफ सिटीजन। अपने देश के भले के लिए सरकार आपके ऊपर काफी रोक टोक लगा सकती है, बट एट व्हाट पॉइंट कुड बी द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज एज नेसेसरी फॉर सिक्योरिटी देमसेल्फ बिकम अ थ्रेट टू द राइट्स ऑफ पीपल। पर कई बार जरूरत से ज्यादा आपके ऊपर आपके ऊपर रोक टोक लगाना भी आपके हकों को प्रॉब्लम में ला सकता है। शुड अ कंट्री फेसिंग द थ्रेट ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग बी अलाउड टू curtail द लिबर्टी ऑफ सिटीजन? अगर आपके देश पे कोई बॉम्ब फेंक रहा है और सरकार आप पे रोक टोक लगा रही है, तो सही है कि गलत है? सही है। ठीक है, और जस्ट बिकॉज मुझे तुम शक्ल से चोर लग रहे हो, मैं उठा के जेल में डाल दूं तो गलत है। ठीक है, हर किसी का फोन या फिर मेल को टैप करना सही है शक के बिना पे? क्या मैं तुम्हें घूसा मार के, या क्या तुम मुझे घूसा मार मार के, पिटाई कर करके मेरे से के बयान लेना ठीक है? पोस्ट हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों का, हमें 4 चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले हमें जो है अपने राइट के साथ साथ दूसरों के राइट, सबके राइट्स के बारे में सोचना होगा। तो सिर्फ मेरा राइट इंपॉर्टेंट नहीं, हम सबका राइट इंपॉर्टेंट है, इसको कॉमन गुड कहते हैं। दूसरी बात इन्होंने बोली कि जितना मेरा हक वैल्यूएबल है, उतना ही मुझे आपके हक को भी वैल्यू देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरी काम को टांग ना अड़ाए, तो मुझे आपके काम में भी टांग अड़ानी नहीं होगी, और मैं अपने राइट को मिसयूज नहीं कर सकती। तीसरा, मुझे अपने राइट्स में बैलेंस बनाना होगा। जैसे कि मुझे राइट टू एक्सप्रेस के अंडर फोटोग्राफी का शौक है, पर मुझे दूसरे की प्रिवेसी में नहीं घुसना होगा। चौथा, मुझे ये समझना होगा कि सरकार मेरे पे नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे जो है रोक टोक लगा सकती है, पर वो कितनी लगा रही है, क्या लगा रही है, क्या सही है क्या गलत है, मुझे वो समझना होगा। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, इसके इसके साथ हमारा ये चैप्टर होता है ओवर। इसके चैप्टर के अंदर से आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले व्हाट आर राइट्स, पहली लाइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें आपके पेज नंबर 69 पे नेचुरल राइट और ह्यूमन राइट करवाया था, वो कर लेना, इंपॉर्टेंट है। लीगल राइट एंड स्टेट 4 मार्कर का क्वेश्चन है। काइंड्स ऑफ राइट 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। थ्री में भी डाल सकते हैं, 6 में भी डाल सकते हैं, मर्जी है उनकी। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 to 6 मार्कर क्वेश्चन है।
अब आपको चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 आउट ऑफ कोर्स है इस साल के लिए। ठीक है, तो 6, 7, 8 हमें नहीं करना, हम सीधा चैप्टर नंबर 9 करेंगे नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे को। ठीक है, बाय।